अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट डे का एक लेक्चर। और फर्स्ट डे के लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 हमारा कंटिन्यू है, वर्क पावर एंड एनर्जी। और आज वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड, बल्कि ऐसा कहा जाए कि एनर्जी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते, तख्लीक कर सकते, हम एनर्जी को बिना किसी चीज़ के क्रिएट नहीं कर सकते, तख्लीक नहीं कर सकते। मतलब कि हमारे पास ऐसा कुछ भी ना हो, कोई भी सब्सटेंस ना हो और हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट कह रहा है कि हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम एनर्जी को फना नहीं कर सकते। मतलब कि हम बिल्कुल से इस कायनात से, इस दुनिया से हम ख़त्म नहीं कर सकते। दुनिया क्या, मतलब हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, बट ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग क्रिएशन और जो डिस्ट्रॉय के लिहाज से है, फना करने के लिहाज से है, वो कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में फ़ौरन के फ़ौरन लिख देना। वीडियो को यहीं स्टॉप करके कमेंट सेक्शन में लिखो कोई ऐसी मिसाल अगर जहन के अंदर आ रही हो कि नहीं, ये तो हमने बिना किसी चीज़ के एनर्जी को पैदा कर दिया। ठीक है, तो ऐसी कोई मिसाल अगर आ रही है, या फिर हमने एनर्जी को बिल्कुल से ख़त्म कर दिया, वो किसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही, अगर ऐसी कोई बात जहन में है तो बिल्कुल पहले उसे वीडियो को स्टॉप करके कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि पहले मैं उसकी कन्फ्यूजन को दूर करूँ। ठीक है, तो याद रखना है कि हमें एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, अगर आप बोलो कि जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहा है, तो भाई जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट नहीं कर रहा। जनरेटर यकीनन किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। चाहे इलेक्ट्रिक जनरेटर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रहा है किसकी मदद से? एक इंजन की मदद से। उस इंजन में क्या है? उस इंजन के अंदर फ्यूल जा रहा है। ठीक है, उस फ्यूल की वजह से इंजन वर्क कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और वो मैकेनिकल एनर्जी भी ऐसा नहीं कि क्रिएट हो रही है, वो यकीनन जो हीट एनर्जी इंजन के अंदर है, जो कि फ्यूल के जलने से प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से वो मैकेनिकल एनर्जी, और फिर उस मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है हमें विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। फिर अगर आप बोलो भाई फैन को हमने इलेक्ट्रिसिटी से चलाया तो हमने इलेक्ट्रिसिटी को ज़ाया कर दिया, नहीं, आपने ज़ाया नहीं करा। फ़ैन ने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा, जिसकी मदद से वो फ़ैन रोटेट कर रहा है। इसी तरीके से बल्ब के केस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लाइट में कन्वर्ट हो गई। जो सोलर सिस्टम है, जो सोलर पैनल्स हैं, वो लाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, हम फूड खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम फूड ले रहे हैं, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे हम अपने दिन भर के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये बात याद रखनी है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो की जा सकती है, बट हम उसे क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। दूसरे तरीके से इसी जो लॉ है उसको हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की, एक ऐसा सिस्टम जो आइसोलेटेड है, हर तरफ से हमने उसको आइसोलेट किया हुआ है, अलग थलग किया हुआ है, जिसके ऊपर एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं कह रहा हूँ एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो अगर एक सिस्टम बिल्कुल आइसोलेटेड हो, अलग थलग हो, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही हो, तो टोटल एनर्जी हमेशा उसकी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। एक एनर्जी दूसरी में कन्वर्ट तो होती रहेगी, लेकिन क्योंकि कम नहीं हो रही, बढ़ नहीं रही, तो जाहिर सी बात है टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और जो कि हमें प्रूफ करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ज़्यादा आसान होगा मैथमेटिकली प्रूफ करना दूसरी स्टेटमेंट के थ्रू, जो कि मैंने आपको बताई कि टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इसे साबित करने के लिए एक सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और इसी सिस्टम से हम साबित कर देंगे कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। सबसे पहले कंसिडर करा एक बॉडी मौजूद है पॉइंट ए पर, जिसका मास m है। ठीक है, और उस वक्त उसकी ज़मीन से हाइट है h। ठीक है, जो ग्राउंड से हाइट है वो है h के बराबर। फिर यह है कि इसको यहाँ से ड्रॉप किया जाता है, और ड्रॉप करने के वक्त एक पॉइंट आता है कि वो बॉडी पॉइंट बी तक पहुँचती है। ठीक है, एक वक्त आता है बॉडी पॉइंट बी पर होगी गिरने के दौरान, अभी रुकी नहीं है, गिर ही रही है, यानी कि ऊपर से गिरने के दौरान उसने डिस्टेंस कवर कर लिया x। और अगर डिस्टेंस ऊपर से गिरने के दौरान x कवर कर लिया तो हाइट कितनी बचेगी? तो टोटल हाइट h थी, h में से हम x को माइनस कर देंगे, तो पॉइंट बी पर पहुंच के उसकी हाइट जो बचेगी वो होगी h माइनस एक्स। और फाइनली गिरते गिरते वो बॉडी पहुंच जाएगी पॉइंट सी तक। ठीक है,
और जैसे ही पॉइंट सी पर पहुंचेगी, पॉइंट सी जो है ना बिल्कुल अबाउट टू टच द ग्राउंड, ऐसा पॉइंट है, बिल्कुल बस वो ग्राउंड से टच होने ही वाली है, नेक्स्ट टच हो जाएगी, यानी कि ऑलमोस्ट हाइट जो है वो पॉइंट सी पर आकर हो जाएगी जीरो, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगी। तो इस सिस्टम के अंदर हमने 3 पॉइंट्स कंसिडर करें। पॉइंट ए जहाँ जिसकी हाइट h है, बॉडी रुकी हुई है, फिर वहाँ से ड्रॉप किया जाता है, x डिस्टेंस कवर कर लेती है, पॉइंट बी पर पहुँचती है, तो ज़मीन से हाइट रह जाती है h माइनस एक्स, और फिर गिरते गिरते बॉडी पॉइंट सी पर पहुँचती है, और बिल्कुल जब ज़मीन को टच करने वाली होती है वही होगा हमारा पॉइंट सी। तो हमारा काम क्या है, हमें टोटल एनर्जी पॉइंट ए की निकालनी है, पॉइंट बी की निकालनी है, पॉइंट सी की निकालनी है, और फिर तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। और जैसे ही आंसर सेम आ गया तो साबित हो गया कि एनर्जी इस सिस्टम की कांस्टेंट रही, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ठीक है, सबसे पहले पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी मालूम कर लेते हैं। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है, बट हमें पता है ए पर बॉडी रेस्ट में थी तो वेलोसिटी जीरो होगी, जैसी वेलोसिटी की जगह पे जीरो पुट करेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई हो गई, कंप्लीट आंसर आ जाएगा जीरो। सो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी वन के, जीरो के, सॉरी, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। नाउ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है पॉइंट ए पर, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फील्ड में mg और जो भी हाइट हो, और फिलहाल मैंने बताया जब बॉडी पॉइंट ए पर है तो उसकी हाइट है h के बराबर, जब हाइट h के बराबर है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। इक्वेशन नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, अब बारी है टोटल एनर्जी की। तो टोटल एनर्जी आएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि 0 प्लस mgh, तो फाइनल आंसर आ जाएगा mgh, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन ए, क्योंकि ये हमारे ए पॉइंट की टोटल एनर्जी को जाहिर कर रही है। इसी तरीके से अब चलते हैं पॉइंट बी की तरफ। पॉइंट बी पे हमने रिलीज तो कर दिया था, डिस्टेंस कवर किया था इसने x, और ज़मीन से हाइट कितनी बची थी h माइनस एक्स। तो वही पॉइंट बी पर सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना काइनेटिक एनर्जी नहीं आ पाएगी। तो थर्ड इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं, 2gs बराबर होगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और पता है हमें इनिशियल यहाँ पर पॉइंट ए पर वी आई ज़ीरो था, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इसने x, ए से लेके बी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट x कवर हुआ है, तो फिर 2g s की जगह पर आ जाएगा x, और vi की जगह पे आ जाएगा 0, और जो वेलोसिटी यहाँ पर होगी उसको v का नाम दे देते हैं, तो वेलोसिटी हो जाएगी बराबर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, ठीक है ना, जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हमने v का नाम दे दिया, जो भी वेलोसिटी है पॉइंट b पर पहुँच के। तो जैसे ही v स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड की जा सकती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा, वी स्क्वायर की जगह पे आएगा 2gx, 2 से 2 होगा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा mgx। सो पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी होगी mgx। इसी तरीके से अब आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, h का मतलब हाइट जो भी हो, और जब बॉडी पॉइंट बी पर पहुंचती है तो ज़मीन से हाइट कितनी बची, ज़मीन से हाइट बची है h माइनस एक्स के बराबर, तो जहाँ पे h लिखा था वहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा h माइनस एक्स। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg इन ब्रैकेट h माइनस एक्स। तो टोटल एनर्जी फाइंड कर लेंगे अब पॉइंट बी की, काइनेटिक आ गई, पोटेंशियल आ गई, पोटेंशियल कितनी आई थी, पोटेंशियल आई थी mgh माइनस एक्स, और काइनेटिक आई थी mgx। ब्रैकेट सॉल्व करो, mg पहले h से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा mgh, फिर mg मल्टीप्लाई होगा x से तो हो जाएगा mgx, माइनस का प्लस का mgx, माइनस का mgx कैंसिल, आंसर आ गया mgh। ये हो गई हमारी इक्वेशन बी, क्योंकि इसने हमें बता दी टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी। फाइनली पॉइंट सी पर चलते हैं। पॉइंट सी बिल्कुल ग्राउंड को टच करने वाली है अभी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही होगी क्योंकि हाइट जीरो के बराबर बिल्कुल बस टच करने वाली है, तो हाइट जीरो हो गई। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, जब h ही जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो फिर वही बात है, इस मरतबा पॉइंट ए से सी की तरफ देख रहे हैं। थर्ड इक्वेशन से फाइंड करेंगे कि यहाँ पे पहुँच के वेलोसिटी कितनी होगी, जाहिर सी बात है जितनी पॉइंट बी तक पहुँचने पे थी सी पर उससे ज़्यादा होगी, तो फाइंड कर लेते हैं। अब जो डिस्टेंस है वो कितना है, डिस्टेंस बराबर है h के, क्योंकि a से लेके c तक जो डिस्टेंस कवर किया होगा बॉडी ने गिरने के दौरान वो h है, और बाकी इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता है पॉइंट a की इनिशियल वेलोसिटी vi इस पॉइंट पर थी, और जो कि क्या थी, जीरो। वैल्यूज पुट करेंगे तो vi की जगह पे जीरो आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो, s की जगह पे h, और फिर वही बात है जो भी फाइनल वेलोसिटी है उसको v का नाम दे रहे हैं, जो भी उस पॉइंट पे पहुंच के होगी पॉइंट c पर। सो 2gh आ गया v स्क्वायर के बराबर, जैसे ही v स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर, और v स्क्वायर की जगह पे v स्क्वायर की वैल्यू 2gh
सो 2 से 2 होगा कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा mgh। ठीक है, और ये पॉइंट सी का है। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करी है पॉइंट सी की। पोटेंशियल तो जीरो थी, काइनेटिक mgh आ गई, तो टोटल कर लेते हैं 0 प्लस mgh, ये भी आंसर आ गया mgh। तो आप अगर देखो तो पॉइंट ए का भी आंसर mgh था, पॉइंट बी का भी mgh था, और पॉइंट सी का भी आंसर mgh है। तो क्योंकि तीनों इक्वेशन जाहिर कर रही हैं कि टोटल एनर्जी सेम रहती है, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी अगर कांस्टेंट रहती है, तो यही तो था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और हमने इस एग्जांपल के जरिए उसे साबित कर लिया। सो आई होप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, वो अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इससे पहले आप लोग पढ़ते तो हैं बट उसको मैथमेटिकली प्रूव नहीं करते, बट आज हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करा। ठीक है, और अगर कोई कन्फ्यूजन्स रह गई तो बिल्कुल लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।